हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द प्रिजम्पशंस एज टू पब्लिक इंटरेस्ट, ऑल्सो द डिस्टिंक्शन बिटवीन एमटीपी एंड आरटीपी। दीज टॉपिक्स आर पार्ट ऑफ द यूनिट 7 कॉर्पोरेट लॉस पार्ट 2 बिजनेस एनवायरनमेंट MCO for MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है प्रिजम्पशंस एज टू पब्लिक इंटरेस्ट। हम यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस वगैरह की बात कर रहे हैं, और एवरी रिस्ट्रिक्टिव एग्रीमेंट, ऐसा हर रिस्ट्रिक्टिव एग्रीमेंट जो कि सेक्शन 33 के अंडर आता है, वो क्या कहलाता है? इट इज डीम्ड टू बी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। इसको हम मानते हैं बाय डिफॉल्ट, हम ये मानते हैं कि वो जो है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है। कुछ भी अगर सेक्शन 33 के अंडर आता है, हम ये मानते हैं कि वो चीजें क्या है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में वो सारी चीजें नहीं है। However, Section 38 lists the circumstances under which certain restrictive trade practices are justified in public interest. But इसके अलावा एक और सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 38। सेक्शन 38 में कुछ हमें लिस्ट दिया गया है, कुछ हमें ऐसे सर्कमस्टेंसेस दिए गए हैं, कुछ हमें ऐसे केसेस दिए गए हैं जहां पे हम ये मानते हैं कि कुछ वही सेम चीजें जो है वो रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, यानी कि वो चीजें जो है पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है। ऐसे कौन सी चीजें हैं? वी कॉल दीज थिंग्स एज गेटअवेज। इवन दो ये रिस्ट्रिक्टेड जैसा लगता है, बट ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, क्योंकि सेक्शन 38 में जो है हमको एक लिस्ट दिया गया है जिसमें कि सर्टेन प्रैक्टिसेस जो है क्या है, सर्टेन प्रैक्टिसेस हमारा रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। वो कौन कौन से प्रैक्टिसेस है, यहाँ पे हम जो है 11 प्रैक्टिसेस की यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि हम जो है मानते हैं कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही है, विच आर जस्टिफाइड इन पब्लिक इंटरेस्ट। हमारा पहला ऐसा केस है रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अगेंस्ट इंजरी। अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा चीज है जिससे कि हमें अगर उस चीज को रोके, उस चीज पे थोड़ा सा कंट्रोल लगाए, तो क्या होगा? तो हमारे जनहित में ही वो होगा। यानी कि हम जो है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि लोगों को वो प्रोटेक्ट कर रहा है, किसी चीज को खुला छूट ना देके, किसी प्रोडक्ट को खुला छूट ना देके, तो वो जो है उसको हम जो है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस नहीं मानेंगे। इसका एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया द सप्लाई ऑफ इंसुलिन। हमने अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया सप्लाई ऑफ इंसुलिन टू अ लिस्टेड होलसेल डीलर, हमने बता दिया कि इन पर्टिकुलर होलसेल डीलर्स के पास ही आपको ये जो है मिलेगा, और ये होलसेल डीलर्स एकदम कॉम्पिटेंट है टू हैंडल द इंसुलिन, टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ इंसुलिन। इसमें क्या होगा? ये अच्छा ही है, ये जनहित में इसलिए क्योंकि अगर हमने सबके लिए रख दिया तो लोग जो है, जो डीलर्स, जो कुछ डीलर्स होते हैं वो उतने क्वालिफाइड नहीं होते, वो ठीक से उसका केयर नहीं कर पाएंगे। उससे जो है, अगर इंसुलिन वगैरह जो है प्रॉपर जो है टेम्परेचर वगैरह में नहीं रखा गया, तो मे बी इट इज हार्मफुल। अगर प्रॉपर केयर जो गवर्नमेंट को लगता है कि भाई अगर सबको छूट दे दिया तो पब्लिक में इंजरी होने के चांसेस है, अगर किसी भी डीलर ने लापरवाही बरती, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया गवर्नमेंट ने टू अ लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर होलसेल डीलर जो कि कॉम्पिटेंट है टू हैंडल इंसुलिन इन अ प्रॉपर मैनर, ताकि हमारे जनता को जो है किसी भी तरीके का कोई हार्म ना हो। यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट का उद्देश्य था प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट अगेंस्ट इंजरी। और इवन दो ये देखने में रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस लगेगा कि भाई हमने जो है सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कुछ डीलर्स पे ही, देखने में लगेगा कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है, बट इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, क्योंकि हम जो है यहाँ पे जनहित में यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको आइडिया लग ही गया होगा अभी कि हम जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में किस एक्सेम्पशंस की जो बात कर रहे हैं उसका आपको समझ आ ही रहा होगा। सेकेंड, हम बात करेंगे स्पेसिफिक एंड सब्सटैंशियल बेनिफिट टू द पब्लिक, where the removal of the restriction would deny to the public as purchasers, consumers or users of any goods other specific and substantial benefit or advantages enjoyed or likely to be enjoyed by them resulting from the agreement। जैसे कि कुछ ऐसे डीलर्स होते हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, वो क्या होते हैं, पर्टिकुलर ऑथराइज डीलर से ही काम कराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सोफिस्टिकेशन वगैरह ये डीलर्स ही मेंटेन कर पाएंगे। तो बाकी डीलर बोलेंगे कि भाई हमें भी तो मौका दो।
अब ये जो है यहाँ पे जो है जो बड़े कंपनीज होते हैं वो बड़े कंपनीज बोलते हैं कि हमें अपना जो है एक जो है हाई रेप्यूटेशन मेंटेन करना है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो है वो सोफिस्टिकेटेड है। सो इस केस में जो है ऐसा रिस्ट्रिक्शन जो है गवर्नमेंट जो है वो परमिट कर देती है। Next is defensive action against restriction of another, where the restriction is reasonably necessary to counteract measures taken by a person who is not party to the agreement with a view to preventing or restricting competition in trade or business in which the person party are engaged. नाउ इस केस में जो है आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप किस तरीके से एनेबल कर सकते हो स्मॉल कंसर्न्स को, स्मॉल जो कंपनीज है उनको आप किस तरीके से एनेबल कर सकते हो इन अ ट्रेड टू कम्पीट इफेक्टिवली विथ लार्जर कंसर्न्स। आप छोटे को कैसे अलाउ कर सकते हो बड़े बड़े कंपनी के साथ जो है उनको टक्कर देने में, जो कि खुद ही रिजॉर्ट कर रहे हैं टू रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट वी आर नेगोशिएटिंग फेयर टर्म्स विद अ लार्ज सप्लायर और producer. Now where the restrictions is reasonably necessary to enable the person to agreement to negotiate fair terms for the supply of goods or for acquisition of goods from any person who controls the dominant part of the trade or business of these books. So यहाँ पे जो dominant जो control करता है ऐसा जो producer ऐसा कोई supplier जो है उस वो जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करता है तो उससे अगर फेयर टर्म्स ऑफ सप्लाई के लिए भी ये कभी कभी नेसेसरी होता है, उसके लिए ये जो रिस्ट्रिक्शंस होता है वो रीजनेबली एक्चुअली नेसेसरी रहता है। नेक्स्ट हमारा आ गया एडवर्स इफेक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ वेयर द रिमूवल ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इज लाइकली टू हैव अ सीरियस एंड इफेक्ट ऑन द जनरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द एरिया इन विच द इंडस्ट्री इज सिचुएटेड। सो अगर हमें लगता है कि ऐसा कोई जगह है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसा प्रैक्टिस कर रहा है बट अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करे तो उस जगह का जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट उस जगह का जो है वो खतरे में आ जाएगा, वहाँ पे सारे जो है अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में भी जो है इट इज़ काइंड ऑफ अ गेट अवे एंड इट इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। Next is reduction in export earning. Now where the removal of the restriction is likely to cause a reduction in the volume of earning of the export business which is substantial either in relation to the whole export business of India. यानी कि अगर हम ऐसा तो नहीं है कि हमने किसी पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और वो रिस्ट्रिक्शन हटाने से क्या होगा कि रिस्ट्रिक्शन हटाने से जो हमारा वॉल्यूम है एक्सपोर्ट का वो उसमें कम हो जाएगा। सो ऐसे केस में हम, क्योंकि हमें अपना एक्सपोर्ट जो है हमारा एम तो रहता ही है कि एक्सपोर्ट जो है हमारा मैक्सिमम हो, सो ऐसे केस में भी जो हम हैं ऐसे रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस अलाउ कर सकते हैं कि हमें लग रहा है कि भाई रिस्ट्रिक्टिव तो है वो प्रैक्टिस बट रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस को अगर हम हटा दें तो एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो जाएगा। सो ऐसे केस में हम बचाना चाहेंगे अपने एक्सपोर्ट को डिक्लाइन होने से और हम जो है ऐसे प्रैक्टिस को अलाउ करने देंगे अगर हमें लग रहा है कि इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट। ऑब्वियसली इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट क्योंकि कंट्री को ही बेनिफिट होगा अगर एक्सपोर्ट कंट्री का बढ़ेगा तो। Next we have ancillary permissible restrictions. The restriction which is ancillary to any of the main restrictions is allowed as a gateway to support the main restriction. कुछ भी ऐसे ancillary restriction रहते हैं तो उसको हम अलाउ ही कर देते हैं। अगेन वही बात है कि पब्लिक इंटरेस्ट में वो होना चाहिए। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन नॉट अफेक्टिंग कॉम्पिटिशन मटेरियल। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन जो कि कॉम्पिटिशन को अगर ना अफेक्ट करे, सो अगर देखो अफेक्ट नहीं कर रहा कंपटीशन को तो इट्स ओके, अगर कंपटीशन को वो चीज़ प्रमोट कर रहा है तो अच्छा है। कंपटीशन अगर प्रमोट होगा तो हम उसको अलाउ कर लेंगे बट अगर कंपटीशन को डिस्करेज करेगा तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। सो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है। तो अगर यहाँ पे अगर हमारे कंपटीशन को मटेरियली जो है वो फर्क नहीं पड़ रहा है तो हम उसको अलाउ कर लेंगे ना, अलाउ करने में क्या जा रहा है। नेक्स्ट अगर वो चीज़ जो है ऑथराइज है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमारा बाप है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट से हम कुछ नहीं बोल सकते। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको ऑथराइज कर रहा है तो इट्स ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑब्वियसली पब्लिक इंटरेस्ट में ही काम करता है, सो उसको हम क्वेश्चन करने का हमें ज़रूरत ही नहीं है। देन इफ़ इट इज़ डिफेंस रिक्वायरमेंट, अगर जैसे हमारा स्टेट का, हमारे कंट्री का जो है डिफेंस के लिए रिक्वायरमेंट है, डिफेंस की वजह से डिफेंस को हम दिमाग में रख के अगर डिसीजन लिया है, डिफेंस का डिसीजन ऑब्वियसली हम सिटीजन से नहीं लेंगे, ये हमारा सेंट्रल, हमारा जो भी गवर्नमेंट होगा हमारा गवर्नमेंट ही करेगा। तो गवर्नमेंट ने सोच समझ के ही ऐसे डिसीजन लिए होंगे। सो ऐसे डिसीजन भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही होते हैं, इसलिए ऐसे डिसीजंस को हम रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में नहीं देंगे और इसको हम एग्जेम्पशंस दे देंगे। एंड फाइनली मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड। कुछ ऐसे होते हैं सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल गुड, जैसे आपका शुगर हो गया
ठीक है। सो आपका घी हो गया, वेजिटेबल हो गया, केरोसिन बहुत मेन है, केरोसिन हो गया। सो ऐसी चीज़ें जो होते हैं, ऐसे फूड ग्रेन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, फूड ग्रेन जो हो गया सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। सो इन सब का जो सप्लाई है, इन सब का मेंटेनेंस जो है गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखा है। वो क्यों ले रखा है? ताकि सबको इक्वली, कोई भी ना वंचित ना रहे, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को खाना मिले, चाहे वो राशन की दुकान से मिल रहा, चाहे वो 1 रुपए किलो में मिल रहा, चाहे वो 2 रुपए किलो में मिल रहा, चाहे वो 10 रुपए किलो में मिल रहा, कैसे भी मिल रहा, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को जो है वो मिलना चाहिए, भले ही फ्री में क्यों ना मिल रहा, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फूड अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भूखा मर रहा हो अपने कंट्री में। सो ये गवर्नमेंट जो है कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करके अपने पास रखता है और इसको जो है सबके लिए ओपन नहीं करता। सो ये भी है, अगेन ये जो पब्लिक इंटरेस्ट में ये है, इसलिए वी से दैट इट इज अ गेट अवे। तो यहाँ पे कुछ हमने ऐसे केसेस देख लिए, कुछ हमने चीज़ें देख ली जो कि गेट अवेज है एक तरह के। यहाँ पे जो है वो चीज़ें क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, हम उसको अलाउ कर देंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमको पढ़ना है दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन एमटीपी एंड आरटीपी। सो इतनी देर से हमने पढ़ा जो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस है, हमने उसके बारे में भी पढ़ा, और हमने पढ़ा रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में। तो इन सब में काफी सारे सिमिलैरिटीज भी है और काफी सारे जो है डिससिमिलैरिटीज भी है। सो इसका जो डिफरेंस एक बार हम देख लेते हैं। सो एमटीपी और आरटीपी में सबसे पहला मेन डिफरेंस है कि अथॉरिटी टू पास द ऑर्डर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ एमटीपी, while in case of RTP the authority to pass orders is the MRTP commission। सो आपको पता होगा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक MRTP कमीशन भी बनाया था। सो मैंने ये जो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस है, इसका जो है, इसका डायरेक्ट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जबकि RTP का रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी वाले का जो है जो हमारा अथॉरिटी है यहाँ पे इन दिस केस विल बी MRTP कमीशन। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी जो है दोनों केस में डिफरेंट है। एमटीपी के बारे में सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो इट में बी रेफर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, DGIR और MRTP कमीशन, while in case of RTP it may be referred by central government, state government, MRTP commission, DSIR, consumer association और any consumer। so यहाँ पे जो रेफरेंस है, रेफरेंस के केस में भी हमने डिफरेंस देख लिया। The third difference is action can take the form of seize and deceit order, avoiding compensation, regulation of production, supply, etc., fixing standards, declaring any agreement unlawful and prohibiting any commercial policy। so ये MTP के केस में होगा कि किस तरीके का जो है एक्शन लिया जाएगा, जबकि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है उसमें क्या होगा, उसमें सीधा सीज एंड डिसीट ऑर्डर होगा एंड अवॉर्डिंग या कॉम्पनसेशन होगा। या तो क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है, या तो आर या पार, यहाँ पे आर या पार वाली कहानी है यहाँ का जो एक्शन की अगर हम बात करें तो। जो हमारा ये जो दोनों ट्रेड प्रैक्टिस है, एक मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस और एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, इसमें जो डिफरेंस है हमने 3 बेसिस पे देख लिया। एक तो अथॉरिटी के बेसिस पे, एक हमने रेफर्ड के बेसिस पे कि भाई कौन रेफर करता है इस केस को, एंड एक्शन के बेसिस पे कि हम जो है ये जो पॉलिसीज है इसके अंदर क्या रिजल्ट निकल के आता, क्या हम एक्शन लेंगे अगर इस तरीके के ट्रेड प्रैक्टिस को कहीं भी देखा गया तो। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.